आपसे एक छोटा सा सवाल कि क्या नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस को एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा कर पूछ दे तो क्या इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप बना पाएंगे? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में नरेशन के कुछ ऐसे स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर निश्चित रूप से आप कंफ्यूज रहते होंगे। हेलो एवरीवन, एसकेडी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ विशेष जानकारी। ये वे जानकारी है जहां पर एग्जामिनर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है, उसमें एंड बट थोड़ा सा कुछ चीजें एड ऑन कर देता है और वहां से जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों से पूछ लिया जाता है तो आप यकीन मानिए कि 90% स्टूडेंट वहां पर उसका इनडायरेक्ट स्पीच गलत आंसर करके आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप भी क्या इस तरह के प्रश्नों को गलत करते हैं या फिर आप आज तक सही बनाते आ रहे थे। तो देखिए उसमें सबसे पहला स्पेशल इंफॉर्मेशन है, कहा जा रहा है कि यदि आरएस में किसी नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस का मतलब होता है मित्र साइड बाय साइड यानी अगल बगल के नाउन के रूप में, मतलब यदि किसी वाक्य में किसी नाउन का प्रयोग साइड बाय साइड के रूप में कर दिया जाए, वोकेटिव केस के रूप में कर दिया जाए, जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि वोकेटिव केस क्या होता है। यानी जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में एड्रेसिंग फॉर्म में कर दिया जाता है तो उसे हम वोकेटिव केस कह सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने कहा राम सिट डाउन, सीता गो देयर, तब पहले मैंने उसे एड्रेस किया फिर अपनी बात कही तो उसे कामा से सेपरेट भी करना पड़ जाता है। सॉरी। तो देखिए तो वही कह रहा है कि यदि आरएस में किसी नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस अर्थात साइड बाय साइड, इसको एग्जांपल के लिए हम समझ पाएंगे, के रूप में कर दिया गया हो तो कह रहा है कि उसका आइडियस मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे आरबी का कर्म बना दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है और यहाँ पे बच्चे गलती क्यों करते हैं, चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सीता सेड कमा इन्वर्टेड कमा आई लव यू सो मच मोहन, अर्थात सीता ने कहा या सीता ने कही, ज्यादा भेजो कि सीता ने कही आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मोहन, लास्ट में कह रही है मोहन। ठीक है, आप बताइए आपको क्या नहीं लग रहा है कि इस मोहन को एक्चुअली में जब मोहन से ही सीता ने कही है तो इस मोहन को सीता से टू मोहन ऐसा होना चाहिए था। आप खुद सोचिए और ये खुद में लॉजिक लगाइए कि इसको ऐसा ही होना चाहिए था कि सीता से टू मोहन, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया। इसको क्या किया, इस मोहन को जो कि सीता का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, सॉरी सेट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ऐसा न होकर के इसको बाहर कर दिया गया। इसका प्रयोग जो है साइड बाय साइड अर्थात वोकेटिव केस के रूप में कर दिया गया। तो इसको जब ऐसे करके एग्जामिनर देता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चे करते हैं ब्लंडर। अब आइए देखते हैं इसका इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। और देखिए आप कहेंगे कि सर इसमें कुछ नहीं लिखवा है कि सेट को किसमें बदलेंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे। बाबू ये एड्रेसिंग फॉर्म में नाउन का प्रयोग या वोकेटिव केस के रूप में किसी नाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एग्जामिनर कर सकता है, इसलिए यह पूरा कंप्लीट आप जब नरेशन पढ़ लें उसके बाद ही टॉपिक आता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इंपरेटिव में इसको खास करके इसलिए पढ़ाया है क्योंकि यह ज्यादातर इंपरेटिव में ही पूछ लिया जाता है और अदर सेंटेंस में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सीता सेड आई लव यू सो मच मोहन, तो हम इसको मोहन का, मोहन ये जो मोहन है एक्चुअली में सीता ने मोहन से कहा है, तो हम ऐसे होता सेंटेंस होना चाहिए था कि सीता सेड टू मोहन, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो इसको हम उधर का यानी कि सेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना इसको। तो वही कह रहा है कि बनाते समय उसे आरबी का, क्या देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा था कि आइडियस बनाते समय उसे आरबी का कर्म बना दिया जाता है। तो आरबी का कर्म तो यही तो आरबी है ना, तो इसका कर्म बना दिया जाता है। बनाना क्या है एक्चुअली में, जब सेंटेंस को फीचर आप देख रहे हैं तो इसका कर्म होना ही चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने आपको क्या किया, घुमाया। मैंने क्या कहा कि एग्जामिनर यदि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे तो आप उसको सही कर पाएंगे या नहीं। तो ये चीज आप शायद जानते होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मोहन को इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चूंकि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव है तो जब ये मोहन उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये सेड भी टोल्ड में आएगा। तो वही कह रहा है कि सीता टोल्ड मोहन, और चूंकि इसमें कंजंक्शन दैट लगता है तो दैट लगा दिया हमने, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा सी लव्ड हिम। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन, तो इस मोहन के अकॉर्डिंग हिम होगा। ये सारी बातें आप पढ़ चुके होंगे। मेरा मेन मोटो है इस वोकेटिव केस पे। तो कह रहा है कि सो मच, ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा राजू आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। कह रहा है कि उसने कहा कि राजू मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, अर्थात देखा जाए तो ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था कि ही सेड टू राजू, उसने राजू से कहा कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा।
लेकिन ये बेवकूफ बनाने का काम किया गया है, ये नाउन का प्रयोग किस भाव में कर दिया गया है, वोकेटिव के रूप में, साइड बाई साइड के रूप में कर दिया गया है, अगल बगल के रूप में कर दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चे कर देते हैं गलती, लेकिन जो बच्चे समझदार होते हैं तुरंत समझ जाते हैं कि एग्जामिनर हमको यहाँ घुमाने का प्रयास किया गया है ताकि हम गलती करें, लेकिन आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही टोल्ड, टोल्ड क्यों हुआ बाबू, क्योंकि राजू इसका ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन उसको वोकेटिव के रूप में किया गया था, आपको लग नहीं रहा है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो चूंकि सेट को भी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो सेट टूल मिल जाता है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा ही टोल्ड राजू दैट, कंजंक्शन यहाँ पे लग गया दैट, और बाकी ये फर्स्ट पर्सन है तो बदल गया ही, और जब ही के अनुसार यहाँ पे विल, तो विल का वुड हो जाता है, मॉडल पोजिशन हमने पढ़ा है। बाकी गिव हिम अ बुक, बाकी चीजें कैसे बदल रही हैं इसके लिए यदि आप इस चीज से कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ का मोटो है बस वोकेटिव केस या साइड बाई साइड का नाउन पर। आई होप ये पहला स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है। ये थोड़ा आसान लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन हमारी वीडियो में टफ वर्ड ही भूल जाना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले डू का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे इम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि हम सभी जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है बाबू, V1 से। तो जब V1 से होती है तो कह रहा है कि यदि इससे पहले डू लगा दिया जाए, जो बच्चे इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़े होंगे स्पोकन के तौर पे या जैसे भी, वो जानते होंगे इस बात को। इंपरेटिव सेंटेंस का एकमात्र पहचान है कि वो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है ना, अर्थात V1 से स्टार्ट होता है, और यदि इससे पहले डू लगा दिया जाता है तो उसे इंपैटिक इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी क्या होगा, हिंदी हो जाता है जरूर या अवश्य। कैसे, जैसे मैंने कहा हिंदी बोलो तो हम क्या बोलेंगे, स्पीक हिंदी, लेकिन कोई कह रहा है कि डू स्पीक हिंदी, तो इसका मतलब होगा कि जरूर हिंदी बोलो, अवश्य हिंदी बोलो, समझ रहे हैं ना। तो ये डू लगता है V1 से पहले इंपरेटिव सेंटेंस में, तो वहां पर ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, ये जोर देने का काम करता है। यह बात आप पहले से जानते होंगे। तो ये एग्जामिनर क्या करता है कि ये डू वाले कंसेप्ट को उठा के दे देता है। अब यहाँ पे बच्चा होता है कंफ्यूज। देखिए वही कारण है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले डू का प्रयोग किया जाता है तो उसे इंफेटिक इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये जानकारी है। आगे कह रहे हैं कि और इसे आइडियस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यहाँ पे कह रहा है कि डू को रिमूव कर दिया जाता है, ये डू हट जाता है, क्योंकि यहाँ डू का अपना कोई मीनिंग नहीं है। ये डू एक्चुअली में अवश्य या जरूर यानी कि इंप्रेसाइज करने के लिए आया हुआ है, तो ये हट जाएगा। तो कह रहा है कि डू को रिमूव कर दिया जाता है तथा बाकी परिवर्तन इंपरेटिव सेंटेंस के सामान्य नियम से होता है। अब यहाँ पे बचा होगा कंफ्यूज, किताबी भाषा लिखा हुआ है, लेकिन हम हैं आपके साथ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जब भी इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर डू होता है, मतलब डू से इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, तो उस डू को हटा दीजिएगा, ठीक है। और बाकी कह रहा है कि बाकी परिवर्तन इंपरेटिव के सामान्य नियम से होता है। तो वो सामान्य नियम क्या है, याद करिए वो दिन जिस दिन हम इंपरेटिव सेंटेंस शुरू किए होंगे, तो सबसे पहला रूल आपको बताए होंगे कि सेंटेंस में यदि आरएस से क्या हो बाबू, एडवाइस का भाव हो, ऑर्डर का भाव हो, रिक्वेस्ट का भाव हो, तो आरबी में आई हुए सेड को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे, एडवाइस्ड ऐसा करके में बदल देते हैं, और कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, और बाकी सेंटेंस को एडजेक्टिव जिसके नंबर जेंडर पर्सन के अकॉर्डिंग कॉपी कर देते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इंपरेटिव के सामान्य नियम, तो यही वो सामान्य नियम है। सेंटेंस का फीचर हम चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आरएस जो दिया हुआ है इसका सेंस क्या है। तो इसका जो भी सेंस होगा, सेंस कहने का मतलब है एडवाइस का सेंस होगा तो आरबी में आए हुए साइड को एडवाइस्ड में, यदि रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो आरबी में आए हुए साइड को रिक्वेस्टेड में। आई होप आप समझ चुके होंगे। और कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे, डू हटेगा और बाकी जो बचेगा उसे हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, उसके नंबर जेंडर पर्सन को ध्यान में रखते हुए। अब आइए देखते हैं, कह रहा है टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा जी, डू कंप्लीट योर होमवर्क, मतलब अपना होमवर्क जरूर पूरा करो, अपना गृह कार्य जरूर पूरा करो। यहाँ पे फोर्स किया, तो इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं, इंफेटिक इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे बाबू, तो यहाँ पे डू क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है, डू क्या होगा, हट जाएगा, और बाकी सेंटेंस जो है एजिटिव कॉपी हो जाएगा, कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर देंगे। और भाव क्या है, तो ये बताओ, टीचर ऑर्डर दे रहा है ना यहाँ पे बच्चों को कि अपना होमवर्क जरूर पूरा करो, ये ऑर्डर है, तो इसलिए हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी, कंजंक्शन क्या लगा देंगे, टू। ये कैसे पता चला, ऐसा तो कुछ इसमें लिखा नहीं है। तो बाबू यहाँ पर सामान्य नियम लागू होता है इंपरेटिव का, तो सामान्य नियम सबसे पहला नियम यही है। यदि आपने इंपरेटिव सेंटेंस का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि इस ऑर्डर में टू, और बाकी देखिए मैंने डू को रिमूव किया, और बाकी कंप्लीट योर होमवर्क, चूंकि योर सेकंड पर्सन है तो ये बदलेगा ही, कैसे बदलेगा इसके लिए आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए आप। आगे करेंगे तो गेस्ट सेड, यानी अतिथि ने कहा, क्या कहा अतिथि ने जी कि डू कम अगेन, यानी दोबारा आइए। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आता है, आपसे जाने लगता है तो आप बोलते हैं कि दोबारा आइए, तो आप ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि दोबारा आइए? नहीं। सलाह दे रहे हैं कि दोबारा आइए? नहीं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपके दरवाजे पे कोई आता है मेहमान बनके, ये बहुत बड़ी बात है, तो वही कह रहे कि रिक्वेस्ट है, तो जब रिक्वेस्ट है तो द गेस्ट रिक्वेस्टेड, गेस्ट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे एक कमा इन्वर्टेड कमा हटा टू लगा, ये डू हट गया, और बाकी सेंटेंस को एज इट इज मैंने कॉपी किया। तीसरा एग्जांपल देखिए, द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि डू टेक इनफ रेस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करें आप, रेस्ट करें, ठीक है, आराम करें। तो ये डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आराम जरूर करें, ऐसे कह लीजिए आराम जरूर करें, ज्यादा आराम जरूर करें, ज्यादा रेस्ट करें, जरूर करें। तो इस तरीके से कह रहा है कि द डॉक्टर एडवाइस्ड, अब बाकी टू लगा, ये डू हट गया, और बाकी सेंटेंस को एज मैंने कॉपी किया। तो आई होप ये दूसरा स्पेशल इंफॉर्मेशन इंपरेटिव सेंटेंस का आपको 100% समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं बार बार कहता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम भी तो जाने, अपने जानने में चीजों को मैं 100% आसान बनाने की कोशिश करता हूं, और यह भी कोशिश करता हूं कि ये देखने के बाद हमारे वीडियो को दोबारा किसी को वीडियो को देखने की जरूरत न पड़े। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है, इसलिए आप जो है नहीं समझ पाते हैं फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, और इसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन इंपरेटिव सेंटेंस का तीसरा नंबर देख लेते हैं कि तीसरा स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए तीसरा स्पेशल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आरएस में आए हुए लेट वाले वाक्यों से प्रार्थना, आदेश या सलाह लेट देयर बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कह रहा है कि लेट देयर बी। मैं आपको बताना चाहता हूं ये लेट देयर बी का अपने आप में एक अलग ही कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। जब आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जहां ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, आप किसी को ऑर्डर नहीं देते। जैसे मैंने कहा कि जैसे किसी क्लास में बच्चे हैं या कोई व्यक्ति हल्ला कर रहे हैं तो आप जाके डायरेक्ट बोल देते हैं कि साइलेंट रहो, ये रहो, ऐसा बोलते हैं आप, ये डोंट टॉक टू यू, ऐसा कुछ सेंटेंस बोल देते हैं। तो वहां पे डायरेक्ट आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा करो या मत करो, ठीक है। लेकिन एक होता है कि जहां पर हम किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं, एक सार्वजनिक सामूहिक ये कल्पना करते या ऐसा कहते हैं कि जहां पर कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा शांति हो संसार में, मैंने कहा कि दुनिया में शांति हो, तो मैंने किसी को व्यक्तिगत नहीं कहा। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, तो ये लेट देयर बी से बोला जाता है। इसका एक यूज है, हम आपको यूज में कभी पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में इतना याद रखिए कि एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि सलाह या प्रार्थना या फिर आदेश के संदर्भ में लेट देयर बी का प्रयोग कर देता है, और सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट देयर बी से कर देता है। तो जब ऐसा होगा तो कह रहा है तो उसे इनडायरेक्ट में बनाते समय दैट देयर शुड बी में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक गेम है, यह किताबी भाषा है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है, समझ में आने की गारंटी है। तो कह रहा है कि लेट देयर बी से सेंटेंस देखने को मिलता है, तो इनडायरेक्ट में बनाते समय उसे दैट देयर शुड बी में चेंज कर देना है। कह रहा है कि से रिपोर्ट किया जाता है। अभी इसको एग्जांपल क्लियर करेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है कि आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड में बदल दिया जाता है। अब सेंटेंस देखते हैं तब तो आपको समझ में आएगा। हमने कहा ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, क्या कहा जी कि लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, मतलब मेरे केस में कोई इंक्वायरी न की जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो आप बताइए, वो रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है ना। सपोज करिए आपका कोई केस, आपका कोई मुद्दा चल रहा है और आप सामने वाले से बोल रहे हैं, तो सामने वाला पुलिस हो सकता है, वकील हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है जो उसमें जांच पड़ताल कर रहा है। आप उनसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे केस में इंक्वायरी न की जाए, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए आरबी में आए हुए सेट को मैंने रिक्वेस्ट में बदला ना। अब कह रहा था कि यदि आरएस का सेंटेंस लेट देयर बी से शुरू हो तो उसे दैट देयर शुड बी, याद कर लीजिए फ्रेज है दैट देयर शुड बी। देखिए दैट देयर शुड बी, यहाँ पे देखिए दैट देयर शुड बी, यहां तक हमने लिखा कि नहीं लिखा। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर कंजंक्शन ये वो, तो देखो ये गेम है एक, समझने के लिए ऐसा बता देते हैं आपको
कि यहाँ पर ये जो दैट आला लग रहा है ना, ये दैटी कंजंक्शन है यहाँ का, समझ रहे हैं। यहाँ पे समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि हम ये दैटी कंजंक्शन है और कह रहा है कि दैट देयर शुड बी बदल देते हैं, तो यहाँ पे दैट एज ए कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल हो जा रहा है और बाकी देयर शुड बी अपने मन से फ्रेज याद कर लीजिए। किताबें डायरेक्ट लिख देती हैं ऐसा, तो मैं बदल देते हैं। अब बाकी देखिए, तो हमने बदल दिया इसको, और बाकी जो है आगे नंबर जेंडर पर्सन को ध्यान में रखते हुए कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे कॉपी किया है, माई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज हो गया है। बाकी सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा कि लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, मतलब कह रहा है कि उसने कहा कि उसके बारे में बात न की जाए, उसके बारे में बात न की जाए, उसको वहीं छोड़ दिया जाए, बात न की जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताओ, किसी ने सलाह दिया ना कि उसके बारे में बात न की जाए, ये सेंस है, सेंस से आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कोई सलाह दे रहा है कि देखो यार उसके बारे में बात न करो तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही एडवाइस, सलाह दिए तो ही एडवाइस हो गया। अब देखिए ये जो देयर शुड बी, ये जो आया है इसको बदलना है बाबू, कि दैट देयर शुड बी में लेट देयर बी को, सॉरी देखिए यहाँ पे ये लेट देयर बी जो आया था इसको हमने चेंज कर दिया दैट देयर शुड बी। समझने के लिए हमने क्या बताया आपको कि ये जो दैट है एज ए कंजंक्शन है, और बाकी आप ऐसा मान लें कि लेट देयर बी को देयर शुड बी में मैंने चेंज किया है, ठीक है। और बाकी हमने आगे जस्ट एज इट इज कॉपी किया है, नंबर जेंडर पर्सन तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, तो कॉपी हो गया है। तीसरा एग्जांपल देखिए, करेगी द कमांडर सेड, कमांडर ने कहा लेट देयर बी साइलेंस इन द कैंप, कैंप में शांति होनी चाहिए, यानी कैंप में शांति हो, तो व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा हो, लेकिन कैंप में शांति हो तो कोई भी व्यक्ति है और वहां पे कह रहा है कमांडर जाकर के कि कैंप में शांति हो, तो मिला जुला करके एक ऑर्डर का भाव झलकता है ना वो, तो ऑर्डर का भाव झलकता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द कमांडर ऑर्डर्ड, और बाकी ये जो लेट देयर बी आया है इसको चेंज करना है दैट देयर शुड बी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, समझने के लिए समझिए कि दैट यहाँ पे एज ए कंजंक्शन है, ठीक है। बाकी देयर शुड बी साइलेंस इन द कैंप। देखिए कुछ रटने की बात नहीं होती है, समझना यहाँ भी चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, अपने शब्दों में उस बात को कह रहे हैं, तो इसका सेंस ही ऐसा हो जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो शुड का मतलब चाहिए होता है ना, तो ऐसा होना चाहिए, तो वो सेंस है, इसीलिए यहाँ पे शुड आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे, और चौथा देखिए आपका स्पेशल पॉइंट, ये आखिरी आपका यही स्पेशल इंफॉर्मेशन है इस वीडियो का। तो देखिए क्या कह रहा है कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं, क्यों? क्योंकि वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो वास्तव में इंट्रोगेटिव होते नहीं है, ये इंपरेटिव ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें विनम्रता का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को आईडीएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार एडवाइस, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है एक नोट में कि इस तरह के वाक्यों में इंफिनिटिव टू के बाद सीधे मेन वर्ब को लिखा जाता है और उससे पहले जो कुछ भी आया रहता है उसे हटा दिया जाता है। यह किताबी भाषा लिखी हुई है। अब हमारी शब्दों में इस बात को समझिए। एक कह रहा है कि बाबू कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और वो प्रश्न करते हैं, इसलिए वो इंट्रोगेटिव लगते हैं। लेकिन जो क्या प्रश्न कर रहा है, जब उसको आप पढ़ के सेंस उसका निकालेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में प्रश्न तो है, लेकिन उसका आंसर हाँ या ना ऐसा कुछ नहीं है, उसमें काम लेने या देने की बात हो रही है, मतलब कोई काम की बात हो रही है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हम उसे इंपरेटिव की तरफ इशारा करता है तो उसे इंपरेटिव का सेंस मान लेते हैं और उसे इंपरेटिव के अकॉर्डिंग बदलते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आरबी में आए हुए सेड को हम किस में बदलते हैं? भाव के अनुसार। यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में या फिर एडवाइस में बदल देते हैं। लेकिन दो जानकारी, पहले एग्जांपल बताते हैं तब हम आपको बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी वुड यू प्लीज मूव अ बीट। इस सेंटेंस का हिंदी है क्या आप जरा खिसकेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि क्या आप जरा खिसकेंगे। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि सर देखिए ये देख बाबू ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि ये थोड़ा हाई लेवल की बात है, समझिएगा। एक कहना ये चाह रहा है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव की तरह लगते हैं, होते इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन उसे इंपरेटिव में क्यों मान लिया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वह सेंस देते हैं इंपरेटिव की तरफ इशारा करके। कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसका हिंदी निकाल रहे हैं तो हिंदी निकल रहा है कि क्या आप जरा खिसकेंगे। तो ये बताइए कि क्या आप जरा खिसकेंगे यह क्या है? आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं,
आप ट्रेन में, बस में, कहीं भी यात्रा कर रहे हैं और वहां पे आपको आ रहे हैं किसी से कि क्या आप जरा खिसकेंगे, तो देखिए एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं आपको। कैसे पता चलेगा सर कि जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वह एक्चुअली में इंपरेटिव की तरफ इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात कैसे पता चलेगी? तो ध्यान दीजिए, जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो खुद में एक चीज सोचिएगा कि क्या मैं केवल यस या नो जानने के लिए पूछ रहा हूं कि हाँ या ना बताइए, या फिर उससे कुछ काम करवाने के संदर्भ में पूछ रहा हूं। यदि आप केवल एस नो आंसर जानने के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो इंपरेटिव नहीं होगा, और ये ओरली याद रखिएगा, या लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यदि उससे कुछ काम करवाने के संदर्भ में यदि आप पूछ रहे हैं तो समझ जाइएगा वो इंपरेटिव की तरफ इशारा कर रहा है, और वो इंपरेटिव का सेंस है, इंपरेटिव ही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड में बदल देंगे। ठीक है, और बाकी चीजें जो है कह रहा है कि मेन वर्ब से पहले बाकी कंजंक्शन ग्रुप में टू का प्रयोग करेंगे, और इस टू के जस्ट बाद, इस टू के तुरंत बाद हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। उससे पहले जो कुछ भी आया होगा उसको रिमूव कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात और लास्ट में बताएंगे, पहले एग्जांपल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड टू मी, अभी हमने समझाया कि उसने मुझसे कहा कि वुड यू प्लीज मूव अ बिट। इसका हिंदी है कि क्या आप जरा खिसकेंगे। आप बताइए, क्या आप यहाँ पे एस या नो आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बताओ हाँ या ना? नहीं, आप चाहते हैं कि वो खिसके और आप बैठ जाएं। तो एक्चुअली में उससे काम करवाना चाहते हैं, न कि हाँ या ना। क्या तुम पटना चलोगे? तो कह सकता है हाँ या ना। क्या तुमने खाना खाया? हाँ या ना। समझ रहे हैं? लेकिन क्या आप जरा खिसकेंगे, मतलब आप चाहते हैं कि वो खिसके कि आप बैठे, तो यहाँ काम करवाने की कोशिश है, ये ठीक है। आप ऐसे बाबू सेंस लगा करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, और चूंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे बोल देंगे ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, मी। और हमने क्या बोला कि कंजंक्शन के रूप में, देखिए इस तरह के वाक्यों में इंफिनिटिव टू के बाद, इंफिनिटिव टू के बाद कहने का मतलब ये है कि कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। ये किताबी भाषा है बाबू। तो यहाँ पे इंफिनिटिव टू के बाद, तो इंफिनिटिव हमने क्या लगा दिया, देखिए यहाँ पे टू लगा दिया। अब कह रहा है कि टू के बाद मेन वर्ब को लिखा जाता है। ठीक है, सीधे मेन वर्ब लिखा जाता है, और उससे पहले कुछ भी आया तो उसे रिमूव कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, टू लिखा आपने, इसके बाद इस सेंटेंस में मेन वर्ब ढूंढिए, तो ये मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो ये डायरेक्ट हमने मूव को लिखा, और इसके बाद जो कुछ भी लिखा है उसी को लिखेंगे। इससे पहले जो कुछ भी आया है, जैसे वुड आया है, यू आया है, प्लीज आया है, तो इन तीनों को हटा दिया हमने। इस तीनों को क्या कर दिया जी? हटा दिया। तो देखिए हटा दिया है ना, यही बात वो कह रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि दे सेड टू मी, कह रहा है कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि कुड यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, यानी कि क्या तुम हम लोग का इंतजार करोगे। यानी कह रहे कि क्या कुछ क्षण हम लोग का इंतजार करोगे। तो कोई कह रहा है किसी से कि क्या आप मेरा इंतजार करेंगे, तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि आप थोड़ा सा इंतजार करो यार, मैं आ रहा हूं, है कि नहीं? तो रिक्वेस्ट है, तो इसलिए कह रहा है कि दे रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में टू लगाया, और टू यहाँ लगाते हैं, और बाकी कह रहा है कि इसके जस्ट बाद हमको मेन वर्ब चाहिए। तो इस वाक्य में मेन वर्ब ढूंढिए। कुड तो है नहीं, यू है नहीं, प्लीज है नहीं, इसका मतलब वेट क्या है बाबू? वेट आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब लिखा कि नहीं लिखा? अब इससे पहले जो भी आया होगा हटा देंगे। तो इससे पहले प्लीज आया, यू आया, कुड आया, तो सबको मैंने हटा दिया है। इस सबको क्या कर दिया बाबू? हटा दिया। और बाकी इसके आगे वाला जो चीज है यहाँ पे ये कॉपी कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और छोटी सी बात जो मैंने कहा कि लास्ट में यहाँ पे भी एक बात जोड़ेंगे। आप कहेंगे कि सर दो एग्जांपल दिए और दोनों के दोनों एग्जांपल आप दोनों में रिक्वेस्ट में ही बदले। तो बाबू मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के सेंटेंस के जो फीचर्स होते हैं वो 90% जो है रिक्वेस्ट की तरफ ही इशारा करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर और या फिर एडवाइस के सेंटेंस आपको 9 के बराबर देखने को मिलेंगे। जो भी सेंटेंस मिलेगा वो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की तरफ ही इशारा करेगा, इसलिए मैंने केवल रिक्वेस्ट का एग्जांपल दिया है। आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ सर इंपरेटिव यदि इससे पहले के जो कुछ भी रूल आपने पढ़ा होगा, यदि वो सारा कुछ आप जानते हैं, और ये छोटे छोटे की पॉइंट्स यदि आप नहीं जानते हैं, एग्जामिनर यदि यहां से थोड़ा सा गेम आपके साथ खेल देता है तो आप गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।